So we'll start with conservative and non-conservative forces and potential energy today. So पिछली क्लास में हम लोग ने वर्क एनर्जी थ्योरम किया था, उसके कुछ क्वेश्चंस किए थे, एप्लीकेशंस किए थे वर्क एनर्जी थ्योरम के, है ना। अब आगे करते हैं। सो कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी रिलेशन क्या है, पहले तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, ये समझ लो। कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या है? वो फोर्सेस मतलब जिनके वजह से जो वर्क डन है वो पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है, ऐसे फोर्सेस को कंजर्वेटिव फोर्सेस कहते हैं। मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट को ए से बी तक लेके जा रहे हैं और अलग अलग पाथ पे लेके जा रहे हैं, पहले 1 वाले पाथ से लेके जा रहे हैं, फिर 2 वाले पाथ से लेके जा रहे हैं, और फिर तीसरा पाथ ये वाला है। सो एक ऑब्जेक्ट को इधर से लेके गए, सेकंड पाथ से लेके थर्ड पाथ से लेके गए, अगर इनका वर्क डन तीनों पाथ में सेम है, चाहे हम पाथ 1 लें, पाथ 2 लें या पाथ 3 लें, वर्क डन अगर बस इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे डिपेंडेंट है, पाथ पे नहीं डिपेंडेंट है, तो ऐसे फोर्सेस को हम कंजर्वेटिव फोर्सेस कहते हैं। ठीक है। सो डेफिनेशन क्या दे रहा है? इफ द वर्क डन बाय अ फोर्स इन मूविंग अ बॉडी फ्रॉम एन इनिशियल लोकेशन टू फाइनल लोकेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ टेकन, क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ टेकन, देन द फोर्स इज कॉल्ड कंजर्व। देखो कंजर्वेटिव फोर्सेस का बहुत एप्लीकेशन है, अभी से लेके रोटेशन तक जब भी पढ़ेंगे हम लोग, जहां पे भी एनर्जी कंजर्वेशन की बात आएगी वहां पे कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात जरूर आएगी। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस को आइडेंटिफाई करना पहले तो बहुत जरूरी है ना, तभी फिर कॉन्सेप्ट आगे क्लियर होता है ना। सो कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जो कि पाथ डिपेंडेंट, जिनके वजह से जो वर्क डन है वो पाथ डिपेंडेंट ना हो। सो when if the work done by a force in moving a body from initial location to final location is independent of the path taken, then the force is called conservative, है ना। इसका दूसरा डेफिनेशन क्या कहता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट को ए से बी तक लेके जा रहे हैं, किस पाथ से? ए सी बी से, ए सी बी वाले पाथ से ए से बी लेके जा रहे हैं, और दूसरे पाथ से इसको वापस ए पे लेकर आ रहे हैं। मतलब कि जब ए से बी गए तो ऊपर वाला पाथ लिया, और बी से ए जब आ रहे हैं तो नीचे वाला पाथ बी डी ए लिया। सो पाथ अलग अलग लिया, बट नेट वर्क डन इस केस में, राउंड ट्रिप में जो नेट वर्क डन होगा दैट इज इक्वल टू 0। सो जो वर्क डन इन द राउंड पाथ, पूरा राउंड पाथ में वर्क डन 0 है। So if the work done by a force is 0 when a body is moved in a closed path, then the force is again called conservative. तो ये कंजर्वेटिव फोर्स के दो डेफिनेशन हो गए, एक कि अगर ए से बी तक एक बॉडी को लेके जा रहे हैं और वर्क डन अलग अलग पाथ पे सेम है, तब जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स कहलाता है। अगर ए से बी और वापस बी से ए आते हैं, इस दौरान जो वर्क डन है ये पूरे क्लोज्ड पाथ में वर्क डन 0 है, तो उस केस में हम लोग फोर्स को कंजर्वेटिव कहते हैं। ठीक है। सो वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी थ्रू सी एंड कमिंग फ्रॉम, तो अब इसको इधर लेके जाओगे, देखो इन दोनों का सम 0 है, तो बी डी ए को इधर लेके आ जाओगे तो माइनस बी डी ए हो जाएगा। तो वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन कमिंग फ्रॉम बी टू ए थ्रू डिफरेंट पाथ। So example of ये कंजर्वेटिव फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सारे जो है ये कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल्स हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल है। क्लियर है बच्चों क्या होता है कंजर्वेटिव फोर्स? यस सर। यस जी। अब सेकंड वाला आते हैं नॉन कंजर्वेटिव और डिसिपेटिव फोर्स। नाम से ही पता है, नॉन कंजर्वेटिव मतलब जो कंजर्वेटिव नहीं है ना, जो कि पाथ डिपेंडेंट होगा। यहाँ पे पाथ पे इंडिपेंडेंट है, ये पाथ पे डिपेंडेंट होगा। डिसिपेटिव फोर्स मतलब कुछ वर्क डन ना डिसिपेट कर देता है, एनर्जी लूज कर देता है। तो वर्क डन इन पूरा राउंड ट्रिप भी 0 नहीं होगा। तो दोनों डेफिनेशन उल्टा होगा इसका। एक तो W1
is not equal to W2 is not equal to W3, मतलब ये क्या हो गया, पाथ डिपेंडेंट हो गया, अलग अलग पाथ पे अलग अलग वर्क डन। दूसरा, WACB प्लस WBDA इज नॉट इक्वल टू 0, राउंड ट्रिप में नेट वर्क डन 0 नहीं है, नॉट इक्वल टू 0। तो राउंड ट्रिप में वर्क डन इज नॉट इक्वल टू 0। इन दोनों केस में इनको हम लोग नॉन, ऐसे फोर्सेस को नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे, ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो है, ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो है ये पाथ डिपेंडेंट है। एग्जाम्पल क्या हो गया, फ्रिक्शन हो गया। फ्रिक्शन पाथ, फ्रिक्शन वो पाथ पे डिपेंडेंट होगा, है ना। एक पाथ से ले जाओ, हो सकता है वो रफ हो, दूसरा वाला स्मूथ हो, तो वर्क डन ऑब्वियसली अलग अलग होगा। तो फ्रिक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक। सो वर्क डन बाय अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इन अ क्लोज्ड पाथ इज नॉन जीरो, ठीक है, पहला। दूसरा, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज पाथ डिपेंडेंट, राइट, पाथ डिपेंडेंट ये वाला हो गया। और जो राउंड ट्रिप में वर्क डन जो है नॉन जीरो है। तो ये दोनों देखो डेफिनेशन इनके उल्टे हैं जो कंजर्वेटिव वाले। उसके बाद वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इन क्लोज पाथ कैन नेवर बी जीरो, है ना। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आर फ्रिक्शनल फोर्स, विस्कस फोर्स, एयर ड्रैग, ये सब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस है। फ्रिक्शन फोर्स, विस्कस फोर्स और एयर ड्रैग ये सारे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। आगे हम लोग करेंगे कि भाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी तभी पॉसिबल होगा जब कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे होंगे। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे होंगे तो हम मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड होगा। मतलब टोटल इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, वो तभी पॉसिबल है जब कंजर्वेटिव फोर्स बस लग रहा हो। तो इसीलिए इसका समझना कि कौन सा फोर्स कंजर्वेटिव है, कौन सा नॉन कंजर्वेटिव है, और उनके एग्जाम्पल्स क्या है, जिससे कि आगे हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये हम लोगों को ज्ञान होगा कि कहाँ पे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं और कहाँ पे नहीं लगा सकते। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये समझ में आ गया कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव सभी बच्चों को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पे। हम लोग काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी देख चुके हैं। अब जो पोटेंशियल एनर्जी है, दो तरीके का पोटेंशियल एनर्जी होता है। एक होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एक होता है, फर्स्ट हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरा हो गया इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट का उसके पोजीशन के वजह से होता है, और दूसरा उसके कॉन्फ़िगरेशन के वजह से होता है। तो जो पोजीशन के वजह से होता है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, और जो पोटेंशियल एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन के वजह से है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। एग्जाम्पल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का स्ट्रेच्ड स्प्रिंग है या फिर कंप्रेस्ड स्प्रिंग है, वहां पे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी तुमको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो जब तुम कंप्रेस करते हो एक स्प्रिंग को, कंप्रेस्ड स्प्रिंग, या फिर स्ट्रेच करते हो किसी स्प्रिंग को, स्ट्रेच्ड स्प्रिंग का जो केस है, दोनों एग्जाम्पल है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एक ऑब्जेक्ट को तुम रेज करते हो किसी हाइट तक, ठीक है, a body raised to a height h, तो हाइट h तक जब आप उसको रेज करते हो तो वो एक एग्जांपल हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। मतलब जब आप वर्क डन करते हो उसके हाइट को रेज करने में, वो वर्क डन कहाँ स्टोर हो जाता है, उसके ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। और उसी तरह जब किसी स्प्रिंग को हम लोग कंप्रेस कर रहे हैं या स्ट्रेच कर रहे हैं, तो जो वर्क डन करेंगे उसको करने में हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, है ना, है ना। उसके कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने के लिए तुमको कुछ बाहर से वर्क डन करना पड़ेगा। जो वर्क हम करते हैं वो उसके इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है उसके अंदर।
So when forces within the system are conservative, external work done on the system against conservative force is stored as potential energy and is fully recoverable. तो ये समझने की जरूरत है, जब फोर्सेस विद इन अ सिस्टम आर कंजर्वेटिव, अगर हम कंजर्वेटिव फोर्स लगा के कुछ एक्सटर्नल वर्क डन करते हैं, ये जो एक्सटर्नल जो वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स है वो अगर कंजर्वेटिव फोर्स है और उससे हम कुछ एक्सटर्नल वर्क डन कर रहे हैं सिस्टम पे, तो अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स, तो वो सारा वर्क डन कहाँ पे स्टोर हो जाएगा? एज पोटेंशियल एनर्जी, जो कि हम यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं। यहाँ पे हम लोग वर्क डन कर रहे हैं एक बॉडी को उठा के किसी हाइट तक लेके जाने में, तो ये जो हम लोग वर्क डन कर रहे हैं, ये जो फोर्स हम लोग लगा रहे हैं वो किस ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट तुम फोर्स लगा रहे हो, धीरे धीरे उठा के ले जा रहे हो, एक्सेलरेट नहीं करा रहे हो। तो नीचे एक वेट mg है, तुमको फोर्स इज इक्वल टू mg लगाओगे तभी तो इसको उठा पाओगे ना भाई। mg के बराबर फोर्स लगाएंगे तभी इसको उठा के हाइट h तक लेके जा पाएंगे। तो अगर हमको बिना एक्सेलरेट करा के ले जाना है, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड से ले जाना है या धीरे धीरे लेके जाना है, उस केस में तुमको एटलीस्ट F इज इक्वल टू mg के बराबर फोर्स लगाना पड़ेगा इसको h हाइट तक लेके जाने के लिए। तो F इज इक्वल टू mg मतलब ये फोर्स क्या हो गया? ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है। वो कंजर्वेटिव फोर्स हम जब अप्लाई करते हैं तो दैट इज स्टोर्ड एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। उसी तरह स्प्रिंग के केस में हम लोग देख चुके हैं, अगर हम लोग स्प्रिंग को स्ट्रेच कर देते हैं, यहां तक लेके आ जाते हैं, है ना, स्प्रिंग को स्ट्रेच करके मान लो x अमाउंट से स्ट्रेच करते हैं, तो और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, तो जो इसमें जो वर्क डन होता है हाफ के एक्स स्क्वायर है, ये हाफ के एक्स स्क्वायर क्या हो गया? इसमें स्टोर हो गया एज अ पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो वही चीज कह रहा है। और ये स्प्रिंग फोर्स भी क्या है? हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है। तो इसीलिए ये स्प्रिंग फोर्स और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सब कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर आता है। और कंजर्वेटिव फोर्स जब भी लग रहा होता है, इट इज ऑलवेज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। जो वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी एंड फुल्ली रिकवरेबल। फुल्ली रिकवरेबल का मतलब लॉस नहीं होगा कुछ भी, तुम जितना वर्क डन करोगे वो सब स्टोर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में, और उस पोटेंशियल एनर्जी को 100% हम काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके उसको यूजेबल फॉर्म में हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो अलग बात है कि थोड़ा बहुत फ्रिक्शन होता है, उससे लॉस होता है ना, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है। वो एफिशिएंसी 100% किसी भी मशीन का नहीं होता है, बट हाँ इट इज पॉसिबल। ऐसा नहीं है कि पॉसिबल ही नहीं है कि हम लोग फुल्ली रिकवरेबल हो जाए। तो थियोरेटिकली हम बात कर रहे हैं अभी, तो थियोरेटिकली ये सारे वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्सेस इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी एंड दैट होल पोटेंशियल एनर्जी इज फुल्ली रिकवरेबल। आ गया समझ? Yes, sir. चलो, फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी रेज अ बॉडी अप अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स वी डू वर्क ऑन द बॉडी। वर्क डन बाय अस इज नॉट लॉस्ट बट स्टोर्ड इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। So when we release the body, it reaches the ground with kinetic energy equal to the work done by us in lifting the body. So although we say that the body at some height h above the earth has gravitational potential energy, but actually system of body and the earth has gravitational potential energy. मतलब पूरे सिस्टम में ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, अर्थ और ये बॉडी को मिला के हम बॉडी पे बोलते हैं, बट वो पूरे सिस्टम का है। सेकेंड पे आते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज एनर्जी ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स और बॉडीज exerting conservative forces on each other. Hence, potential energy is mainly defined for system of bodies interacting with each other. For example, potential energy of two charges is due to electrostatic force between charges and is property of both the charges. तो तुम आगे अभी देखोगे, जब हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर करेंगे, तो ग्रेविटेशन चैप्टर में जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एग्जाम्पल है एफ ग्रेविटेशनल इज इक्वल टू जी m1 m2 माइनस ऑफ जी m1 m2 अपॉन आर। तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यू जी के फॉर्म में हम पोटेंशियल एनर्जी को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस जी m1 m2 बाय आर, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जब तुम 12th में जाओगे तो वहां पे ये हम लोग ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में।
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो है उसको यू ई से अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें तो दिस इज माइनस Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो यही दो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर रहा है। पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी of two charges is due to electrostatic force between the charges and is property of both the charges. अब potential energy of a system of potential energy of system of particle exerting conservative force on each other is defined as energy possessed by a system by virtue of its configuration, that is relative position of interacting particles of the body. So कॉन्फ़िगरेशन के रेस्पेक्ट में, पोजीशन के रेस्पेक्ट में, कॉन्फ़िगरेशन के रेस्पेक्ट में हम लोग देखे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड ऑफ सम अदर बॉडी। तो potential energy of a body in conservative force field of some other body is defined as energy possessed by a body by virtue of its position in the field. तो by virtue of position gravitational potential energy हो गया, by virtue of its configuration elastic potential energy हो गया। ठीक, अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, as position of a body changes in some conservative force field its potential energy also changes। ठीक है, so देखो पोजीशन ऑफ बॉडी चेंजेस इन सम कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। तो लेट्स से इसका पोजीशन, एक बॉडी यहाँ पे P1 पॉइंट पे था, बाद में P2 पॉइंट पे पहुंच गया। ठीक है, P1 का जो पोजीशन वेक्टर है R1 है, P2 का पोजीशन वेक्टर R2 है, और इस बॉडी पे एक फोर्स लग रहा है F, राइट, और इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ये dr, एंगल इनके बीच में थीटा है। इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, मान लो ये पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x, y, z। ठीक है, समझ में आ गया ये। अब इस पाथ पे इस ऑब्जेक्ट को हम लोग उठा के इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेके जा रहे हैं। सो एज पोजीशन ऑफ बॉडी चेंजेस इन सम कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, मान लो ये जो पूरा फील्ड है यहाँ पे, फोर्स फील्ड जो फोर्स लग रहा है ये कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है। एज शोन इन फिगर अबव, consider a particle that moves in conservative force field from point 1 to point 2। इस conservative force field में ये body point 1 से point 2 तक जा रहा है, while conservative force Fc is acting on it। तो इस दौरान 1 से 2 तक जाने के दौरान इस पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स, मान लो Fc लग रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स। Suppose potential energy of particle changes from U1 to U2 and work done by conservative force is W12, right? So let us suppose कि potential energy of the particle यहां से यहां जब जाता है, जो चेंज कर रहा है U1 से U2, यहाँ पे U1 है पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी U2। ठीक है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इस दौरान जो यहाँ से यहाँ गया, तो वर्क डन कितना हो गया, लेट्स से W12 हो गया। Now it is observed that potential energy of a body increases if work done by conservative force is negative, है ना। So for example, gravitational potential energy of a body increases in upward direction while gravitational force act in downward direction। Hence अब देखो ये क्या कह रहा है कि मान लो ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करते हैं, तो अगर एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखे हुए हैं और यहाँ से उठा के इधर रख रहे हैं, इस पे जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है mg, और इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो किधर हो रहा है, ऊपर की तरफ हो रहा है h। तो इनके बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो वर्क डन होगा दैट विल बी माइनस ऑफ mgh, है ना, नेगेटिव ऑफ दिस, है ना, cos 180 हो गया तो नेगेटिव हो गया ना, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसीलिए वो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है ना, वो नेगेटिव ऑफ वर्क डन। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन while taking it from point 1 to 2। 1 से 2 तक जो लेके जा रहे हैं, मान लो ये 1 है ये 2 है, 1 से 2 तक जो लेके जा रहे हैं वर्क डन इसमें W12 है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी 2 का होगा और 1 का होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी अगर इंक्रीज कर रहा है
तो मतलब दैट इज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन. जो वर्क डन हम लोग कर रहे हैं उस वो पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करने में यूज हो रहा है. तो इसीलिए U2 माइनस U1 को हम लोग नेगेटिव ऑफ वर्क डन टेकन फ्रॉम 1 to 2 by all cons मतलब conservative forces, work done by all conservative forces while taking it from point 1 to 2 is equal to change in potential energy U2 final potential energy minus initial potential energy. तो अगर इसको हम यहाँ पे तुम्हें लिख के बताएं, so change in potential energy is equal to negative of work done by conservative forces. मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब हो गया फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस ऑफ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी is negative of work done by conservative force while taking it to from 1 to 2. Final potential energy is potential energy at 2 minus potential energy at 1, U2 minus U1 is equal to negative of work done from while taking it from 1 to 2. Work done. तो यही सेम चीज यहाँ पे बताया हुआ था. Above equation implies that whenever particle moves against conservative force, its potential energy increases. तो जब conservative force के against में move करेगा, तब increase in potential energy होगा. मतलब conservative force, gravitational force नीचे लग रहा है, इसको हम लोग इसके against जब move करेंगे, मतलब ऊपर लेके जाएंगे force के, जो कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ पे mg है, इसके अगेंस्ट जब इसको मूव करेंगे तो उसका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा. मतलब ग्राउंड से इसको उठा के कहीं किसी हाइट पे रखेंगे तब उसका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करके mgh हो जाता है. सो वर्क डन, देखो टर्म्स बहुत क्लियर रहना चाहिए, उससे कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर रहता है. जब तक ये सब चीज नहीं समझोगे, तुमको आंसर लाने में तो तुम W12 इज इक्वल टू ये भी कर दोगे नेगेटिव साइन के बिना, तो आंसर तो नंबर में आ ही जाएगा, तुमको दिख ही जाएगा कि ये 4 ऑप्शन में क्या आंसर है. बट कॉन्सेप्ट कभी क्लियर नहीं हो पाएगा. जहां पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ देगा ना, बोल्ड हो जाओगे वहां पे. तो अगर एकदम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में भी पार होना है तो कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है कि किस बारे में बात हो रहा है और क्यों ऐसे बोल रहा है. सेकेंड पॉइंट पे आते हैं. वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज गिवन बाय, जो हम लोग वर्क डन कर रहे हैं 1 से 2 तक ले जाने में, दैट इज इक्वल टू जो कंजर्वेटिव फोर्स होगा Fc.dr. F.dr वर्क डन क्या होता है, F.dr का इंटीग्रेशन R1 से R2. भाई हम लोग एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे देखो, हम लोग एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से उठा के यहाँ पे ला रहे थे, तो यहाँ पे वर्क डन W12 था. ये जो है दिस इज इक्वल टू ये dr इधर है, Fc इधर है, तो वर्क डन इज इक्वल टू Fc.dr इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक उठा के लेके जा रहे हैं, पोजीशन वेक्टर कहाँ से कहाँ तक चेंज कर रहा है, R1 से लेके R2 तक. ठीक है. सो सेम चीज यहाँ पे बताया हुआ है. ये जो हम लोग बात कर रहे हैं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज Fc.dr, जब हम उसको R1 से R2 तक लेके जा रहे हैं. राइट. तो यहाँ पे भी बना देते हैं, अच्छा रहेगा समझने के लिए तुम्हारे लिए. तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है R1 वेक्टर, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है R2 वेक्टर. कोई एक पॉइंट बीच में हम लोग पॉइंट P ले रहे हैं, ये P1 हो गया, P2 हो गया, ये पॉइंट P है जिसपे कि फोर्स जो इस पे जो लग रहा है कंजर्वेटिव फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट dr इधर हो रहा है, इनके बीच में एंगल थीटा है. So work done in taking an object, taking the body from 1 to 2 by all conservative forces, against all conservative forces, so is equal to Fc.dr. अब इससे क्या हो गया, हमने बोला भाई U2 minus U1 is minus of work done, तो minus of work done मतलब U2 minus U1 क्या हो गया, minus of F.dr हो गया. ठीक है. Now change in potential energy in terms of external force. अब हम लोग एक्सटर्नल फोर्स के टर्म्स में अगर हम बात करें, सो सपोज एन एक्सटर्नल एजेंट अप्लाइज अ फोर्स F external against the conservative force such that its potential energy changes from U1 to U2 such that kinetic energy of the body remains constant. In other words, if only that amount of external force is applied such that work done by it changes potential energy only,
then work done by external forces from 1 to 2 when kinetic energy is constant will also be change in potential energy. तो अब देखो ये इससे समझो, मैंने बोला था कि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है तो ये कंजर्वेटिव फोर्स इधर हो गया, और जो एक्सटर्नल फोर्स हम लोग लगा रहे हैं वो किधर लगा रहे हैं, ऊपर लगा रहे हैं भाई। एफ सी इज इक्वल टू एम जी है, इसके बराबर हम लोग को क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट रखना है, स्पीड को कांस्टेंट रखने के लिए, ठीक है, स्पीड को कांस्टेंट रखने के लिए जो एक्सटर्नल फोर्स है उतना ही लगाएंगे जितना कि कंजर्वेटिव फोर्स है। तो वर्क डन, जब हम कहते हैं कि वर्क डन, राइट, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी U21 इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ सी डॉट डी आर, ठीक है, नेगेटिव ऑफ एफ सी डॉट डी आर, और एफ एक्सटर्नल क्या है, नेगेटिव ऑफ एफ सी है भाई। एफ एक्सटर्नल ऊपर की तरफ लग रहा है, एफ सी नीचे की तरफ लग रहा है, तो इसी को हम लोग क्या लिख लेंगे, U2 माइनस U1 इज इक्वल टू माइनस एफ सी के जगह प्लस ऑफ एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर लिख लेंगे। तो जब एक्सटर्नल फोर्स के टर्म्स में लिखते हैं ना वर्क डन, राइट, सो दैट विल बी पॉजिटिव, और जब कंजर्वेटिव फोर्स के टर्म्स में लिखते हैं तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन लिखते हैं। So when work done by external agency changes potential energy only and kinetic energy is not changed, then work done by conservative force plus work done by external force is equal to 0. देखो वर्क एनर्जी थ्योरम भी तो यही कहता है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता था, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, है ना, याद है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जब हम कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो ये क्या हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल जीरो हो जाएगा, तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो, मतलब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज ऑलवेज जीरो, अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं कर रहा है तो। इसका मतलब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। So when work done by conservative force is negative of potential energy of body, so when work done by conservative force is negative, potential energy of body increases. When work done by external agency is positive, potential energy of the body increases. Conservative force is also known as internal force. तो ये जो कंजर्वेटिव फोर्स है, दिस इज ऑल्सो नोन एज इंटरनल फोर्स। तो इंटरनल प्लस एक्सटर्नल वर्क डन इज इक्वल टू जीरो होगा। जो एक्सटर्नल फोर्सेस से वर्क डन होगा, सिस्टम से बाहर से जो फोर्स लग रहा है वो एक्सटर्नल फोर्सेस हो गया, उसके वजह से जो वर्क डन होगा, और सिस्टम के अंदर से जो फोर्स लग रहा है उसके वजह से जो वर्क डन होगा, दोनों का सम हमेशा जीरो होगा। कब? जब हम लोग काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व, मतलब काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं कराते हैं, उसके स्पीड को चेंज नहीं कराते हैं तब। एक एक लाइन, एक एक पॉइंट जो हम बात कर रहे हैं, ये सब हम लोग न्यूमेरिकल में यूज करेंगे जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं सब यूज होगा। समझ में आया जितनी बात किया हमने, जितनी बात की हमने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी और सिस्टम इज ऑलवेज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस. We define potential energy at a point P as work done by external agency against conservative force as particle moves from some reference point O to point P. Now, potential energy at point P may also be defined as negative of the work done by conservative force as particle moves from point O to point P. Now, let U0 is equal to potential energy of particle at some reference point O and UR is potential energy of particle at point P. From definition, change in potential energy is external force का work done और negative of conservative force का work done, और UR is equal to external force का work done minus U0 हम लोग ऐड कर सकते हैं, and UR is this. तो ये हमारा दो फॉर्मूला हो गया. Now if we take the reference point at infinity, मतलब ये जो रेफरेंस पॉइंट है अगर इन्फिनिटी पे चला जाएगा, ये इन्फिनिटी पे चला गया, तो इन्फिनिटी पे हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी हम लोग जीरो मानते हैं, ठीक है, तो उस केस में जो एफ एक्सटर्नल प्लस यू इन्फिनिटी हो गया और माइनस ऑफ एफ कंजर्वेटिव प्लस यू इन्फिनिटी, तो यू इन्फिनिटी अगर जीरो ले लोगे पोटेंशियल एनर्जी, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पॉइंट पे है दैट इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर माइनस ऑफ
or that is also equal to minus of f of conservative dot dr. Now, gravitational potential energy of a body in gravitational field of Earth for small height. So as shown in the figure below, we choose some reference, say surface of Earth, with respect to which we will define gravitational potential energy of a body at height h above this reference point. तो ये initial potential energy ground पे, ये potential energy at height h है ना, ये reference level है ना, जिसको datum भी कहते हैं. तो रेफरेंस लेवल पे जनरली हम लोग पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानते हैं. ठीक है, तो लेट, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा ना, जनरली हम लोग अभी आगे देखेंगे u0 इज इक्वल टू 0 होता है रेफरेंस लेवल पे. लेट g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ फॉर स्मॉल हाइट h विच इज वेरी वेरी लेस देन r. g को हम लोग कांस्टेंट मान लेंगे, हम लोग स्मॉल हाइट के लिए बात कर रहे हैं. तो सपोज अ बॉडी ऑफ मास m इज रेज्ड फ्रॉम ए रेफरेंस पॉइंट टू हाइट h. तो ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, देखो mg लग रहा है नीचे, हाइट है ऊपर, राइट. तो कंजर्वेटिव फोर्स mg है नीचे, इसमें डिस्प्लेसमेंट है ऊपर. डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया और ये फोर्स हो गया, इनके बीच में जो एंगल है वो है 180 डिग्री. तो mg इंटू h, ये फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस mgh हो गया. तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स माइनस mgh. So u0 is gravitational potential energy of body at reference point. Uh is gravitational potential energy at height h. Change in potential energy is negative of work done by conservative force. So uh minus u0 is equal to minus of minus mgh कर दोगे तो plus mgh निकल गया. uh, ठीक है, uh is equal to, अब ये mgh plus u0 हो गया. u0 को हम लोग जीरो मान लेते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट h इज इक्वल टू mgh. इससे डिराइव होता है. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Some important points. Reference level is not unique. We can take any level as reference as per our convenience, है ना. कभी देखो, मान लो हम लोग कभी जब ये टेबल के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उस समय हम लोग टेबल का जो पोजीशन है, लेवल है, उसको हम लोग रेफरेंस लेवल मान लेते हैं. कभी हम लोग ग्राउंड से अगर एक बॉडी को यहाँ से उछाला तुमने और ये यहीं पे वापस आ रहा है, मतलब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो इसको रेफरेंस लेवल ले लिया, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो कर लेते हैं. कभी अगर हम लोग ये बॉडी को ऊपर ग्राउंड से ऐसे उछाल रहे होते हैं, तो उस समय फिर रेफरेंस लेवल इस ग्राउंड के पोजीशन को ले लेते हैं, राइट. तो हमारे ऊपर हम रेफरेंस लेवल उस क्वेश्चन में कहाँ पे ले रहे हैं. जहां पे भी रेफरेंस लेवल लेंगे, वहां पे हम पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान के चल सकते हैं और जीरो लेके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन. तो वही चीज बताया हुआ है, रेफरेंस लेवल इज नॉट यूनिक. वी कैन टेक एनी लेवल एज रेफरेंस एज पर आवर कन्वीनियंस. सेकेंड पॉइंट है, if potential energy of reference level is taken zero, then a body above the reference level will have positive potential energy, and potential energy of a body below the reference level will be negative potential energy. Potential energy of body lying at reference level, that is datum, will be zero. Reference level को हम datum भी कहते हैं. तो क्वेश्चन में कहीं कहीं पे लिखा रहेगा datum यहाँ पे लेना है, तुमको पता ही नहीं होगा datum क्या होता है, तो दिक्कत होगी. तो रेफरेंस लेवल को datum कहते हैं, ये ध्यान में रखना. इन अदर वर्ड्स, पोटेंशियल एनर्जी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एज वेल एज जीरो. पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पॉइंट पे या तो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, या जीरो हो सकता है. रेफरेंस लेवल के ऊपर जा रहे हैं तो पॉजिटिव लेते हैं, रेफरेंस लेवल के नीचे जा रहे हैं तो नेगेटिव लेते हैं, रेफरेंस लेवल के पर ही रहते हैं तो उस रेफरेंस लेवल पे जीरो लेते हैं. सेम बॉडी में हैव डिफरेंट पोटेंशियल एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंट रेफरेंस लेवल. भाई एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, अगर इससे लेंगे तो हाइट h1 ये वाला कंसिडर करेंगे, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लेंगे तो हाइट h2 ये वाला कंसिडर करेंगे. सो वही चीज कह रहा है कि सेम बॉडी, एक ही बॉडी है ना. अगर
इस रेफरेंस लेवल से इसका हाइट लोगे तो कुछ और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आएगा, नीचे के रेस्पेक्ट में हाइट लोगे तो कुछ और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट्स विल कम आउट टू बी सेम, है ना. दो पॉइंट के बीच का जो चेंज है दैट विल ऑलवेज बी सेम. नाउ पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस. पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है. ठीक है, अब आते हैं हम लोग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पे. ठीक है, so when a spring is stretched or compressed from a normal position, work has to be done by the external force against the restoring force. So let extension of spring be x. ठीक है, तो spring force at this moment Fs is equal to minus of kx. External force against spring force is given by F external is equal to plus of kx. Right? तो जो spring force है that is minus kx, एक्सटर्नल फोर्स जो है that is प्लस ऑफ kx हो गया. तो स्प्रिंग जो फोर्स लगा रहा है उस ऑब्जेक्ट पे, वो बिकॉज देखो हम लोग जैसे पहले भी बात किए हैं कि भाई एक ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग इधर डिस्प्लेस करेंगे x से, तो फोर्स जो स्प्रिंग जो फोर्स इस पे लगाएगा किस डायरेक्शन में लगाएगा? इस डायरेक्शन में लगाएगा. तो डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, इसीलिए माइनस के एक्स लिखा हुआ है स्प्रिंग के द्वारा जो फोर्स लगा. और जो हम लोग जो बॉडी इसको खींच रही है, जो मान लो हम लोग एक एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको इस डायरेक्शन में खींच रहे हैं, तो जो एक्सटर्नल फोर्स जिधर लगा रहे हैं उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो एक्सटर्नल फोर्स जो होगा दैट विल बी प्लस ऑफ के एक्स. क्लियर है बच्चों? तो अगर एक स्प्रिंग को एक्सटेंड करते हो तो स्प्रिंग फोर्स माइनस के एक्स होगा, एक्सटर्नल फोर्स प्लस के एक्स होगा. हम लोग बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग निकाल रहे हैं. सो work done in against spring force is work done against spring force as spring is stretched further by a small amount dx is F external into dx, that is kx dx. भाई वर्क डन हम लोग कह रहे हैं प्लस ऑफ F external into dx करते हैं, और यही अगर कंजर्वेटिव फोर्स लेते तो माइनस ऑफ F कंजर्वेटिव फोर्स इंटू dx लेते, जो कंजर्वेटिव फोर्स स्प्रिंग फोर्स लेते. तो अभी एक्सटर्नल फोर्स के टर्म्स में लिख रहे हैं वर्क डन F एक्सटर्नल इंटू dx. F एक्सटर्नल प्लस ऑफ kx है, प्लस kx इंटू dx, ये वर्क डन हो गया. Therefore, total work done to stretch the spring through A from zero extension to spring. ठीक है. So therefore, total work done to stretch the spring from zero extension to extension x. तो work done from 0 to x by external force is dw. तो kx dx को इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेके x तक. x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 होता है. लिमिट अपर लिमिट और लोअर लिमिट डाल देंगे तो kx स्क्वायर बाई 2 माइनस 0, तो ये हाफ kx स्क्वायर ही हो जाता है. सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर, जब स्ट्रिंग को अगर x डिस्टेंस से स्ट्रेच करना है. अब पोटेंशियल एनर्जी u0 एट x इज इक्वल टू 0, हम लोग ये पोटेंशियल एनर्जी एट x इज इक्वल टू 0 u0 ले लिया, और ux हो गया पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सटेंशन x. चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स. वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, हाफ kx स्क्वायर. तो इसका मतलब क्या हो गया कि पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट x इज w0 x एक्सटर्नल फोर्स प्लस u0, मतलब हाफ kx स्क्वायर प्लस ऑफ u0. अगर u0 हम लोग 0 मान लेते हैं, मतलब जब ये मीन पोजीशन पे था तब उस समय पोटेंशियल एनर्जी 0 एज्यूम करते हैं, तो ux इज हाफ kx स्क्वायर हो गया, मतलब रेफरेंस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 0 लेते हैं. तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ये हाफ kx स्क्वायर हो गया. k जो है f बाई x है ना, f इज इक्वल टू kx है ना. तो k इज इक्वल टू f बाई x हो गया. तो इसको हम लोग k को अगर f बाई x के टर्म्स में लिखें तो पोटेंशियल एनर्जी को हाफ fx भी लिख सकते हैं, राइट. और या फिर x को अगर f बाई k लिख लें तो पोटेंशियल एनर्जी को f स्क्वायर बाई 2 से भी लिख सकते हैं. The third point is
पोटेंशियल एनर्जी फॉर एक्सटेंशन x1 और ux1 हो गया पोटेंशियल एनर्जी फॉर एक्सटेंशन x2, ux2 कर लो, ठीक है। सो ux1 हाफ kx1 स्क्वायर प्लस u0 हो गया, ux2 हाफ kx स्क्वायर प्लस u0 हो गया, ux2 माइनस ux1 करेंगे तो u0 कैंसिल हो जाएगा, मतलब आपको ये हो जाएगा हाफ kx2 स्क्वायर माइन प्लस ऑफ u0 माइनस ऑफ हाफ kx1 स्क्वायर minus of u0 minus u0 plus u0 cancel हो गया, so this is equal to half k x2 square minus half k x1 square. So sometimes spring force Fs is represented by tension T also, तो उसमें भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। खैर ये हमारा स्प्रिंग के में जो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी है वो उसका फॉर्मूला हो गया। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Now there are certain important points based on what we have discussed abhi. So potential energy at point depends on choice of reference point, whereas change in potential energy does not depend upon reference point. तो किसी भी पॉइंट पे अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं उस पॉइंट का, तो वहां पे वो रेफरेंस पॉइंट क्या लिया है उस पर डिपेंड करेगा, बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन रेफरेंस पॉइंट। अभी पीछे भी हम लोग ये पॉइंट डिस्कस किए थे। Hence, definition of change of potential energy is more fundamental than definition of potential energy. तो हम लोग हमेशा generally change in potential energy के बारे में बात करते हैं, उस point के potential energy के बारे में कम ही बात करते हैं। We are free to choose any value of potential energy at reference level. For this reason, potential energy at same point may have any value depending upon magnitude of potential energy chosen at reference point. हम लोग generally zero लेते हैं, but तुम कुछ भी ले सकते हो उसका value, क्योंकि चेंज तो फिर सेम ही आएगा ना। इफ सिस्टम और बॉडी इज लेफ्ट ऑन इट्स ओन, इट मूव्स इन डायरेक्शन इन विच पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। ये हम लोग अभी बात करेंगे जब हम लोग ये इक्विलिब्रियम का बात करेंगे, तो उस समय हम लोग बात करेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है और नॉर्मल इक्विलिब्रियम क्या है। तो वहां पे जस्ट अगले टॉपिक में आएगा, इसके बाद वाले टॉपिक्स में। तो हमेशा कोई भी बॉडी को अगर कहीं पे भी छोड़ोगे ना, तो वो हमेशा अपने जहां पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है वहां पे जाने की कोशिश करेगा। सो इफ सिस्टम और बॉडी इज लेफ्ट ऑन इट्स ओन, अपने आप पे उसको छोड़ दिया जाए, तो इट मूव्स इन डायरेक्शन इन विच पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, हमेशा उस डायरेक्शन में मूव करेगा जिधर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट को हाइट h पे अगर हम छोड़ देते हैं तो नीचे आना चाहता है जहां पे पोटेंशियल एनर्जी कम हो, राइट? For example, if we release a body in air, it will go downward as its potential energy will decrease in downward direction. If reference is taken at infinity and potential energy at infinite separation is taken as zero, then potential energy of bodies repelling each other comes out to be positive, and potential energy attracting each other comes out to be negative. तो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी का मतलब अट्रैक्टिव है फोर्स, और अगर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है मतलब रिपल्सिव है फोर्स। नाउ फिगर बिलो शोज वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू बॉडीज विद सेपरेशन बिटवीन देम। तो देखो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है मतलब रिपल्सिव फोर्स है। जैसे जैसे इसका सेपरेशन को बढ़ाओगे, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है इन्फिनिटी पे जाके ये जीरो हो जाता है। उसी तरह जब पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, अट्रैक्टिव फोर्स है, और जैसे जैसे सेपरेशन को बढ़ाओगे इन्फिनिटी पे जाके ये जीरो हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। So if body is experiencing repulsion or left on their own, they will move away from each other. That is, distance between them will increase, whereas distance between the bodies attracting each other will decrease when left on their own. अब एक क्वेश्चन करते हैं जो इस पे बेस्ड है, बेसिक है। तो ये देखो कह रहा है a 10 kg body is acted on by conservative force given by F is equal to minus 2x minus 6x square. तो ये कंजर्वेटिव फोर्स है, F कंजर्वेटिव is minus 2x minus 6x square, where
F in Newton and X is in meter, taking the potential energy associated with the force to be 0 when the object is at X is equal to 0, the potential energy of the system at X is equal to 2. So change in potential energy Ux minus U0 is equal to minus of Fc dot dx का इंटीग्रल, और कहां से कहां तक, ये x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 2 तक. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यही अभी हम लोग डिफाइन किए थे, माइनस एफ सी डी एक्स R1 टू R2, इनिशियल पोजिशन 0 है, फाइनल पोजिशन 2 है, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी U2 माइनस U1, मतलब Ux माइनस U0, इनिशियल पोजिशन 0 पे. अब इसको हम लोग कह रहे हैं कि भाई अब इसको हम लोग यूज करेंगे, तो यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन में कि पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद फोर्स टू बी 0 व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट x इज इक्वल टू 0, मतलब गिवन क्या है, u0 इज इक्वल टू 0 दे रखा है. सो u0 0 दे रखा है, मतलब ux माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0 से 2 माइनस 2x माइनस 6x स्क्वायर dx. नेगेटिव साइन अंदर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 0 to 2 इंटीग्रेशन 2x dx प्लस 6 स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन साइन अंदर लेके चले जाए, तो ये हो गया 2x स्क्वायर बाई 2, और ये हो गया 6x क्यूब बाई 3. इसका जो लिमिट है 0 से 2 ले रहे हैं, यहाँ पे भी जो लिमिट है 0 से 2 ले रहे हैं. अब वैल्यूज पुट करेंगे, ux इज इक्वल टू 2x स्क्वायर बाई 2, ये कैंसिल हो गया, 3 2 ये भी कैंसिल हो गया, तो x स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर प्लस 2x क्यूब, 2 इंटू 2 क्यूब माइनस 0 क्यूब. So ux is equal to 4, 8 2 is 16, 16 plus 4 हमारा 20 जूल्स हो गया. ठीक है, at x is equal to 2, ux is equal to 20 joules. क्लियर है बच्चों? Yes. Sir. Now gravitational force is a conservative force. ठीक है, ये अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है. अब एक एग्जांपल लेंगे जहां पे कि हम लोग को दिखेगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब जो है पाथ डिपेंडेंट, वर्क डन जो है पाथ डिपेंडेंट नहीं होगा. दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू सी. So a force is said to be conservative if work done by the force is independent of the path followed and depends upon the initial and final position only. तो कंजर्वेटिव फोर्स किसी फोर्स को कब कहते हैं, जब उसके द्वारा जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंडेंट नहीं हो, बस इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पे डिपेंडेंट हो, तब ऐसे फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं. नाउ सपोज अ बॉडी ऑफ मास m बी टेकन फ्रॉम a to b, है ना, a to b along different paths as shown in the figure. We will calculate work done by gravity in all the cases. हम लोग 3 पाथ से जाते हैं. पहला पाथ A से पहले C पे गए और C से B पे गए. ठीक है, तो पहला पाथ है A to C to B, ये पहला पाथ होगा. दूसरा पाथ हम स्ट्रेट अवे A से उठ के B तक चले जाते हैं. सेकेंड इज स्ट्रेट फ्रॉम A to B. तीसरा पाथ
ए से डी जाएंगे, डी से ई, ई से एफ, एफ से जी, और जी से एच, और फिर एच से बी। तीसरा जो पाथ हो गया हमारा ए टू डी, डी टू ई, ई टू एफ, एफ टू जी, एंड जी टू एच। ये थर्ड पाथ हो गया। सो और ये जो ए बी है ना, ये ए बी इज इक्वल टू एच, ये जो यहां से यहां जो टोटल हाइट है, दिस इज इक्वल टू एच। अब वर्क डन बाय ग्रेविटी बॉडी इज टेकन अप स्ट्रेट अलोंग ए बी, सीधा ए से लेके बी तक अगर हम पहुंचे तो वर्क डन कितना होगा। तो ए से बी तक अगर सीधा जाएंगे तो हमें पता है कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशन, ठीक है, वर्क डन बाय ग्रेविटी हम लोग को निकालना है। ग्रेविटी फोर्स किधर लग रहा है, नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, ऊपर हो रहा है। तो एम जी इंटू ए बी इंटू कॉस 180 हो जाएगा। एम जी ए बी कॉस 180, ए बी का वैल्यू एच है तो माइनस ऑफ एम जी एच हो गया वर्क डन। अब वर्क डन बाय ग्रेविटी बॉडी इज टेकन अप अलोंग पाथ ए सी बी, मतलब ए से सी गए और सी से उसके बाद बी गए। ए से सी जाने के लिए जो वर्क डन होगा, ये जो होगा, दिस इज वर्क डन फ्रॉम ए टू सी, मतलब W2 जो है, पाथ क्या है, ए टू सी प्लस सी टू बी। तो वर्क डन फ्रॉम ए टू सी एंड देन सी टू बी। ए टू सी में क्या करेंगे, वर्क डन, जो फोर्स mg है इधर और AC है इधर, राइट। ध्यान से देखो, mg इधर लग रहा है और AC इस डायरेक्शन में, ठीक है। इनके बीच में जो एंगल होगा, ये देखो, मान लो ये एंगल थीटा दिया हुआ है, ये थीटा है, ये 90 है। तो mg और AC cos 90 प्लस थीटा, इनके बीच में जो एंगल है cos 90 प्लस थीटा, mg डॉट AC करोगे, एफ डॉट डी एक्स करते हैं ना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट ए सी है और फोर्स एम जी है, और कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाता है, माइनस एम जी ए सी साइन थीटा हो गया। अब ए सी साइन थीटा को तुम देखोगे, देखो ए सी, ये अगर थीटा है, ये भी एंगल थीटा हो गया, है ना। ये हो जाएगा ए सी कॉस थीटा, ये सी बी इज इक्वल टू ए सी कॉस थीटा, और ए बी इज इक्वल टू ए सी साइन थीटा हो गया। तो ए सी साइन थीटा को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं ए बी से, माइनस एम जी इंटू ए बी हो गया, विच इज इक्वल टू अगेन एम माइनस एम जी एच। मतलब कि ये पहले वाले पाथ से भी वर्क डन माइनस एम जी एच आया, दूसरे पाथ से भी वर्क डन माइनस एम जी एच आया, राइट। अब तीसरे पाथ पे चलते हैं कि हम लोग यहाँ पे, राइट, अच्छा, अब ए सी पे पहुंचे थे ना, सी से बी पे भी तो जाना होगा। सी बी में ये जो सी से बी डिस्प्लेसमेंट इधर है और जो फोर्स है वो इधर लग रहा है। देखो, फोर्स mg नीचे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, ये दोनों क्या है आपस में, 90 डिग्री है। तो वर्क डन बाय ये जो ग्रेविटी इन मूविंग फ्रॉम सी टू बी इज इक्वल टू 0। सो mg डॉट सी बी करोगे तो cos 90 यहाँ पे 0 हो जाता है। तो वर्क डन जो BC में है ना, CB में बेसिकली वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम C टू B। तो बेसिकली हम लोग क्या लिखेंगे, वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम A टू B इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम A टू C प्लस C टू B। CB का वर्क डन आ गया 0, तो A टू C जो वर्क डन था माइनस mgh, वही टोटल हो गया AB तक जाने का वर्क डन। अब हम लोग आते हैं तीसरे पाथ पे। ये समझ में आया आपको, दो पाथ में कैसे हम लोगों ने निकाला वर्क डन? Yes, sir. यस सर। तीसरे पाथ पे आते हैं। अब यहाँ पे है, इसी में समझा देते हैं तुमको। यहाँ पे जो है, जो वर्क डन हम लोग ए से, बेसिकली ए से बी जाने का जो वर्क डन है, इसको बांट देते हैं ए से डी में, फिर वर्क डन डी से ई में, वर्क डन ई से लेके एफ में, वर्क डन एफ से जी में, वर्क डन जी से एच में, ठीक है। अब हम लोग अलग अलग वर्क डन ए से डी जा रहे हैं, ए से डी जा रहे हैं, एम जी है नीचे की तरफ और एच है ऊपर की तरफ, ठीक है। माइनस, इसको हम लोग लिखेंगे माइनस ऑफ वर्क डन एम जी इंटू ए डी,
भाई AD ऊपर है, mg नीचे लग रहा है, cos 180 डिग्री माइनस mg AD हो गया। DE में वर्क डन 0 होगा, क्योंकि D टू E में फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, दोनों परपेंडिकुलर है, तो वर्क डन फ्रॉम D टू E 0 हो गया। EF में फिर से माइनस ऑफ mg इंटू EF हो जाएगा, ठीक है, प्लस FG में 0 हो गया, GH और प्लस वर्क डन फ्रॉम HB भी होगा। तो FG में 0 हो गया, GH में माइनस ऑफ mg इंटू GH हो गया, प्लस ऑफ HB में फिर से 0 हो गया, क्योंकि mg यहाँ नीचे लग रहा है और HB इधर डिस्प्लेसमेंट है 90 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग अब इसको निकालोगे तो दिस इज इक्वल टू माइनस mg को कॉमन ले लो, AD प्लस EF प्लस GH। अब देखो, ये देखो समझो, AD प्लस EF प्लस GH करोगे तो ये किसके बराबर आएगा, AB के बराबर ही आएगा, तो माइनस mg इंटू AB के बराबर आ गया, विच इज इक्वल टू माइनस mgh। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. हम लोगों ने देखा कि ग्रेविटेशनल फोर्स में पाथ डिपेंडेंट वर्क डन जो है वो पाथ डिपेंडेंट नहीं है, मतलब हर पाथ पे वर्क डन सेम आ रहा है माइनस mgh, इसीलिए वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंसिडर्ड एज कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये एग्जाम्पल उस चीज को पक्का करता है। आगे समझ आप लोग को? Yes, sir. Yes, sir. अब हम क्वेश्चन करते हैं थोड़े। तो पहला क्वेश्चन है, अब यहाँ पे हम लोग इसको दो तरीके से करेंगे, पहले तो एक बेसिक तरीके से करते हैं और उसके बाद फिर सेंटर ऑफ मास का भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लेंगे। सेंटर ऑफ मास क्या होता है कि जहाँ पे पूरे ऑब्जेक्ट का मास कॉन्सेंट्रेटेड हम समझते हैं, उसको सेंटर ऑफ मास कहते हैं। तो सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट वैसे अगले चैप्टर में आएगा, बट हाँ कहीं कहीं पे कुछ कुछ क्वेश्चंस में थोड़ा सा यूज होता है, उसको हम लोग सिंपली देख लेंगे। So a uniform rod of mass m and length L is held vertically upright on horizontal surface. एक horizontal surface है, इस पे rod ये रखा हुआ है, ठीक है, as shown in the figure. Find the potential energy of the rod if the zero potential energy level is assumed at the horizontal surface. तो ये हमारा reference level होगी। So reference level पे जो पोटेंशियल एनर्जी है इस पॉइंट पे 0 हो जाता है रेफरेंस लेवल। ना अब हम लोग को यहाँ पे टोटल पोटेंशियल एनर्जी इसका निकालना। मान लो हम लोग एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करते हैं जिसका मास dm है, और इसका जो डिस्टेंस यहाँ से है वो x डिस्टेंस है, और इसका जो ये लेंथ है ये dx हो गया, ठीक है। तो x डिस्टेंस पे dx वेट का एक एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं जिसका मास है dm है। तो पहले dm जो मास है वो क्या हो जाएगा, टोटल मास m बाय l, मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ द स्मॉल रीजन। इस स्मॉल पोर्शन का मास निकालना है, तो मास पर यूनिट लेंथ निकाल के इस छोटे पोर्शन का जो लेंथ है मल्टीप्लाई कर देंगे, तो dm स्मॉल यूनिट जो है उसका मास निकल जाएगा, m बाय l इंटू dx। समझ में आया dm क्या कैसे निकला? समझ में आ गया बेटा? किसी को नहीं आया समझ में? मास जो हम लोग निकाल रहे हैं इस छोटे पोर्शन का आया समझ में, कैसे निकाला हम लोगों ने? यस सर। हाँ, पूरा मास m है, लेंथ l है, तो मास पर यूनिट लेंथ निकाल लिए कि मतलब एक यूनिट का मास कितना होगा, और उस यूनिट का मास को अगर हम लोग उस स्मॉल लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस छोटे लेंथ का जो पोर्शन है, ये जो स्मॉल डिफरेंशियल पोर्शन है, उसका मास निकल के आ जाए। अब ये जो dm का मास है, अब हम लोग को पता है जो पोटेंशियल एनर्जी इस स्मॉल पोर्शन का क्या होगा, दिस इज इक्वल टू dm इसका मास इंटू g इंटू हाइट। हाइट कितना है, x है, तो dm इंटू g इंटू x करते हैं। अब ये यहाँ पे जब dm इंटू g इंटू x हो गया, अब हम लोग को
टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेके u तक, रेफरेंस लेवल पे हम लोग 0 मान रहे हैं, 0 से u, और x का वैल्यू 0 से लेके l तक। इसको हम लोग लिखेंगे dm को अगर हम लोग रिप्लेस कर लेते हैं m by l into g x dx, so this is equal to mg by l को बाहर ले लोगे, इंटीग्रेशन 0 to l x dx, x dx का इंटीग्रेशन x square by 2 हो जाता है, mg by l x square by 2, लिमिट 0 से l, so this is mg by l into l square by 2 minus 0 square, so ये हो जाएगा हमारा mgl into l square by 2, so this is mgl divided by 2. This is our potential energy, half mgl. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. इसको अगर सिंपली हम लोग इसके सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट से समझें तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये हमारा पूरा रॉड है, ठीक है, ये रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है इस रॉड के सेंटर पे लाई करेगा, इसका पूरा लेंथ L है, इसका पूरा मास हम क्या कंसिडर करेंगे, इसके सेंटर पे लाई कर रहा है, तो पूरा मास M जो है यहाँ पे लाई कर रहा है, और इस पॉइंट का जो हाइट है ग्राउंड से ये क्या होगा, L/2 होगा। मतलब अब हम लोग इस पूरे रॉड को एक पॉइंट मास से एज्यूम कर सकते हैं, वो पॉइंट मास कहाँ पे है, एट अ हाइट L/2, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, mg इंटू एच होता है, h अब इसका जो हाइट है इस पॉइंट मास का कितना है, L/2 है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgl/2, जो कि पीछे इंटीग्रेट करके निकाले थे उसको डायरेक्टली भी हम लोग निकाल सकते हैं। ये सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। सो लिख लेना, लेट द सेंटर ऑफ द यूनिफॉर्म रॉड let the whole mass of the uniform rod be concentrated so let the whole mass of the uniform rod be concentrated at its center of mass, which is at its geometrical center, that is at a height L/2 from ground. आगे बच्चों समझ में? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। So work done in lifting water from a well of depth 6 meter using a bucket of mass 0.5 kg and volume 2 liters will be, हम लोग को वर्क डन निकालना है। एक देखिए
बकेट है, इसमें वाटर फिल्ड है, राइट, और इसको हम लोग लिफ्ट कर रहे हैं ऊपर. सो वर्क डन इन लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम अ वेल ऑफ डेप्थ 6 मीटर. कितने कितने हाइट तक इसको लेके जा रहे हैं? ये h इज इक्वल टू 6 मीटर हाइट तक इसको उठा के लेके जा रहे हैं यूजिंग अ बकेट ऑफ मास 0.5 kg. बकेट का मास 0.5 kg है और इसमें जो वाटर है वो 2 लीटर्स वाटर है. तो इसका जो डेंसिटी होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू 1 kg पर लीटर होता है वाटर का डेंसिटी. ठीक है, तो 2 लीटर्स वाटर है तो इसका मास कितना हो जाएगा? सो मास ऑफ वाटर is equal to 2 kg. Mass of bucket is equal to 0.5 kg. So हमें कह रहा है work done in lifting water. So work done in lifting water, ठीक है, जो एक्सटर्नल फोर्स से हम लोग वर्क डन कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन इज इक्वल टू प्लस ऑफ ये mg इंटू एच. तो ये हो जाएगा mg इंटू एच. टोटल मास है हमारा 2 प्लस 0.5 kg. g का वैल्यू 9.8 इंटू एच 6 कर रहे हैं. 2.5 इंटू 9.8 इंटू 6. So this is 147 joules. Clear है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ये क्वेश्चन कह रहा है मैन पुल्स अ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल ऑफ डेप्थ h if the mass of uniform rope and bucket full of water are small m and capital M. The value of work done by man is. तो एक मैन पुल्स अ बकेट फ्रॉम अ वेल ऑफ डेप्थ h. ठीक है, तो देखो यहाँ पे इस रोप का जो मास है स्मॉल m है और बकेट का जो मास है कैपिटल M है. ठीक है, और इसका जो टोटल डेप्थ है वो h है. मैन पुल्स अ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल ऑफ डेप्थ h if the mass of uniform rope and bucket full of water are small m and capital M. The value of work done by man is. तो वैल्यू ऑफ वर्क डन क्या हो जाएगा? स्मॉल m प्लस, ये देखो, ये जो पूरा रोप है, इस पूरे रोप का मान लो हाइट जो है वो h है ना. एक मिनट बच्चों ना, एक मिनट रुकना. देयर इज समवन एट द गेट. सॉरी बच्चों. तो हम लोग बकेट का जो पूरा लेंथ है ना उसको नेग्लिजिबल मानते हैं. मतलब पूरा जो कुएं में से पानी निकाल रहे हैं जितना रस्सी का लेंथ होगा उतना ही हम डेप्थ ऑफ ये वेल मान रहे हैं. तो रस्सी का लेंथ भी h है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? सेंटर ऑफ मास h/2 डिस्टेंस पे होगा यहाँ से. तो अगर पूरे इसका पूरे रोप का जो मास है उसके सेंटर ऑफ मास पे कॉन्सेंट्रेटेड मान ले, तो रोप के सेंटर ऑफ मास मतलब इस पॉइंट को कितना, स्मॉल m को कितने डिस्टेंस से मूव करना पड़ेगा? h/2 डिस्टेंस से मूव करना पड़ेगा. और कैपिटल M को कितने डिस्टेंस से मूव करना पड़ेगा? ऊपर h डिस्टेंस से मूव करना पड़ेगा. सो वैल्यू ऑफ वर्क डन, so work done is equal to small m into g into h/2 हो गया, और बकेट का जो मास m into g into कैपिटल H हो गया. तो दिस इज द टोटल वर्क डन. ठीक है, सो वर्क डन इज इक्वल टू mg into कैपिटल H/2 प्लस mg into कैपिटल H.
क्लियर है बच्चों? Yes, sir. इसको ऐसे भी लिख सकते हो m/2 प्लस कैपिटल M इंटू G इंटू कैपिटल। ठीक है बच्चों, यहीं पे आज हम लोग रुकेंगे, अगली क्लास में इसके आगे करेंगे, है ना? There is some few more questions which we will do, and then we can start with translational equilibrium और जो मैकेनिकल एनर्जी और उसका कंजर्वेशन वगैरह। ठीक है।